जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम आपके लिए क्लास 10th के सभी विषयों का एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई जो है इस चैनल के माध्यम से कराएंगे और आपको हम बिहार बोर्ड 2025 के लिए इस ढंग से तैयार करेंगे कि आपको किसी भी विषय में दिक्कत नहीं होने देंगे और आप जो है बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स से उत्तीर्णता हासिल करेंगे। तो आज हम जो है आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स का पहला अध्याय यानी प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम आपको क्लास की शुरुआत करने से पहले फिजिक्स की एक बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे कि फिजिक्स होता क्यों है और फिजिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके जनक कौन है, ये छोटी छोटी बातें जो है आपको पहले याद रहनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको हम बताते हैं कि जैसे ही हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो आपको इस चैप्टर के PDF नोट और इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसे आप सरल करके अपने आप को एक मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि फिजिक्स क्या है, यानी भौतिकी क्या है। बच्चों, भौतिकी के बारे में बात करें तो भौतिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उसी को हम फिजिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। और चलिए हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फिजिक्स जिसका अंग्रेजी होता है भौतिकी जिसका कि अंग्रेजी होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसका डेफिनेशन देखिए, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जानना और समझना है। फिजिक्स क्या है? जानना और समझना है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द काउज एंड लॉज, यानी कारण और नियम के तहत जो है फिजिक्स को जानना जरूरी है। काउज एंड लॉज कंट्रोलिंग नेचुरल इवेंट्स विथ कंप्लीट मेजरमेंट, यानी प्राकृतिक तथ्यों का हम जो है एक कंप्लीट मेजरमेंट के साथ जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। आप इसको ढंग से समझिए कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द काउज एंड लॉज कंट्रोलिंग नेचुरल इवेंट्स विथ कंप्लीट मेजरमेंट, यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का नाप जोख के साथ जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको फिजिक्स समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है आपको पता होगा, जैसे क्या कहते हैं, बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में जो है आकाश में हमको क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है। तो वो क्या है? फिजिक्स की एक घटना है जिसको हम फिजिक्स के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बादल सफ़ेद दिखता है। आखिर बादल सफ़ेद क्यों दिखता है, इसको हम फिजिक्स के माध्यम से समझेंगे। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम जो है फिजिक्स के माध्यम से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और से बहुत सी घटनाएं फिजिक्स के अंतर्गत होती है। जैसे हम समझते हैं कि गाड़ी जो चलती है, गाड़ी किस तरह से चलती है, उसमें आखिर क्या मैकेनिज्म है, तो वो सब कहाँ पर पढ़ते हैं? मैकेनिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। तो फिजिक्स ये है और इसीलिए हमको फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। अब हम समझते हैं बच्चों फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में। फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है? दोस्तों, फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से
फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ प्रकृति अर्थात नेचर होता है। तो याद रखिएगा फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति अर्थात नेचर होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं फिजिक्स के जनक अर्थात फिजिक्स का जनक कौन है, फिजिक्स का फादर कौन है, व्हाट इज फादर ऑफ फिजिक्स। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स का फादर कौन है, सर आइजक न्यूटन है। फिजिक्स का फादर कौन है, सर आइजक न्यूटन है, जो एक ब्रिटिश है अर्थात अंग्रेज है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स के जनक कौन है, सर आइजक न्यूटन है। तो हमने यहाँ पर जो है फिजिक्स के एक छोटी सी झलक को देखें। अब हम आपको इस अध्याय के अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर आपको लिख करके बता रहे हैं, आप जो है इस वीडियो के समाप्ति के बाद इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा और उसे आप कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है रिवाइज करने में कोई परेशानी न हो। तो चलिए अब हम इसके अगले पार्ट को देखते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं इस प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के बारे में। प्रकाश अर्थात लाइट, कि लाइट क्या है। पहले हम लाइट को समझते हैं कि व्हाट इज लाइट अर्थात लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हमारे पास भले ही क्यों न आँख हो, हम आँख से जो है लाइट की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में हो जहाँ पर कुछ लाइटें, कुछ भी प्रकाश नहीं हो, तो वहाँ पर आपको जो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी हमारा आँख जो है देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखने के लिए क्या है, आँख तो एक माध्यम है और प्रकाश भी उसके लिए चाहिए, अर्थात हम प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ऊर्जा का रूप हम प्रकाश को इसलिए कहते हैं, फ्रेंड्स आप बहुत ही इसको बारीकी ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो है एक तरह का परपोषी है, जिसको हम बायोलॉजी के पहले अध्याय में पढ़ेंगे। हम लोग क्या है, परपोषी है। हम लोग जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। आपको पता होगा कि पेड़ पौधा भी अपना भोजन जो है प्रकाश के माध्यम से बनाता है। वे क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात ग्लूकोज में बदलता है, जो अपना भोजन पौधे का है, अर्थात पौधे का भोजन ग्लूकोज है। तो पहले क्या हुआ, प्रकाश की ऊर्जा को पौधे द्वारा ग्रहण किया गया। उसके बाद जो है हम पौधे पर निर्भर हैं, तो हम उसी ऊर्जा को जो है फिर हम ग्रहण करते हैं। तो समस्त भूमंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वे है सूर्य का प्रकाश। तो आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। या ऐसे भी आप समझें कि जब हम क्या करते हैं, कोई दिया सलाई जलाते हैं, अर्थात लालटेन या डिबिया जलाते हैं, जिसको हम अपनी देहाती भाषा में डिबिया बोलते हैं, उसको जलाते हैं। तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि उसके अंदर जो है दिया सलाई के अंदर जो हम तेल डालते हैं, अर्थात केरोसिन, मिट्टी का तेल डालते हैं, तो मिट्टी के तेल में एक रासायनिक ऊर्जा होती है। उस रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये सभी घटनाएं होती है। तो अर्थात प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी,
क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इतनी बातें हमको लाइट के बारे में समझ में आया। अब हम लाइट के अर्थात प्रकाश के गुण को समझते हैं, इन प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। इस बात को आप समझिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करती है। आप मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। यदि आपसे कहा जाए और आपको दो तरह का एक पाइप दिया जाए, एक खोखला पाइप हो तो एक सीधा हो और एक इस तरह का पाइप हो, इस तरह का पाइप हो। यदि आपको कहा जाए कि इससे और इससे दोनों से आप सूर्य को देखिए तो आपको इससे तो दिख जाएगा, इससे हम सूर्य को देख पाएंगे, किंतु इससे यदि आप सूर्य को देखेंगे तो इससे आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चला? जो लाइट आता है वो लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इस टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इतनी बातें हमको समझ में आया। अब हम समझते हैं बच्चों कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का अर्थ होता है, इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका कहने का मतलब होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसको कि चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपसे कहा जाए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है तो ये इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे आप आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखे होंगे तो बहुत ही ऊंचाई पर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यदि हम पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जाएं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडल का घनत्व कम होते जाता है, अर्थात वायुमंडल वहाँ ऊपर कम होते जाता है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लाइट जो है ऐसे मतलब बिजली कड़कती है, तो उसको चलने के लिए अर्थात लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसे तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद हम समझते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ये नैनोमीटर क्या है? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक नैनोमीटर जो है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा कि एक नैनोमीटर कितना होता है? एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तरंग दैर्ध्य कहने का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ कि लाइट जो है, लाइट इस तरह से चलती है, किंतु हमको इस तरह का इतना जो आपको हमने दिखाया इसका तरंग दैर्ध्य इतना कम होता है, ये इसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो है यहाँ से जो इसको हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वह जो है हमको इस तरंग के रूप में दिखाई नहीं देता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आप इस तरह से अगर तरंग बनाए, इस तरह से आप अगर तरंग बनाए तो क्या आपको तरंग प्रकाश जो है तरंग के रूप में तो नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा हमको? कि सीधी रेखा एक दिखेगी। तो यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। 10⁻⁻9 मीटर का अर्थ हुआ कि एक में 3 3 6 3 9 इतना से भाग, इतना मीटर हुआ। अब 1 मीटर से 1 मीटर में अगर इतने से हम भाग देने चले जाएं तो उसकी लंबाई या उसको आप देख सकते हैं उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि वह हमको सीधी
दिखाई देती है। तो आप इस बात को भी नोट करिएगा और समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं प्रकाश के पास दोहरी प्रवृत्ति होती। कैसी प्रवृत्ति होती है? दोहरी प्रवृत्ति। अर्थात प्रकाश के पास दोहरी प्रवृत्ति होती है। इसको आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर हम प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि प्रकाश के पास दोहरी प्रवृत्ति होती है। अर्थात लाइट जो है, लाइट एक पार्टिकल भी है और लाइट जो है एक तरंग भी है। लाइट पार्टिकल भी है और लाइट एक एनर्जी भी है, एनर्जी। लाइट के पास एनर्जी भी होती है और लाइट एक क्या है? पार्टिकल है, कण है, कण के रूप में चलता है। यानी इसके पास आगे हम देखते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी आप नोट करके याद रखिए, परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखा कि लाइट क्या है और लाइट के क्या गुण है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब हम फ्रेंड्स जो है इसके बाद अब देखते हैं अगले पार्ट को। तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स।